हैरी पॉटर और रहस्यमयी तहखाना, अध्याय 17, नाग शक्ति का वारिस। हैरी एक बहुत लंबे और कम रोशनी वाले तहखाने के सिरे पर खड़ा था। वहां पर पत्थर के ऊंचे खंबे थे जिन पर सांप बने हुए थे। ये खंबे अंधेरे में डूबी छत को सहारा दे रहे थे और लंबी काली परछाई बना रहे थे। पूरे तहखाने में अंधेरा और अजीब सी उदासी थी। हैरी का दिल तेजी से धड़का। वो आहट सुनकर इंतजार कर रहा था, काल दृष्टि किस कोने में है, किस खंभे के पीछे, और जिनी कहाँ है। फिर उसने अपनी छड़ी निकाली, सांपों वाले खंभों के बीच से होते हुए आगे बढ़ा। सावधानी से बढ़ाए जा रहे उसके हर कदम की आवाज अंधेरी दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। फिर वो जब आखिरी दो खंभों के बीच आया तो उसे तहखाने जितनी ही ऊंची एक मूर्ति दिखी जो पीछे की दीवार से टिकी थी। दैत्याकार चेहरे को देखने के लिए हैरी को गर्दन ऊपर उठानी पड़ी। ये एक प्राचीन और बंदर जैसा चेहरा था। उस जादूगर की लंबी पतली दाढ़ी उसके नीचे तक लहराते पथरीले दुशाले के निचले हिस्से को छू रही थी और उन विशाल पैरों के बीच में मुंह के बल काले कपड़ों में एक छोटी आकृति लेटी थी जिसके बाल लाल थे। जिनी, हैरी बुदबुदाता हुआ उसकी तरफ भागा, घुटनों के बल बैठ गया। जिनी, काश तुम जिंदा हो। उसने अपनी छड़ी एक तरफ रख दी, जिनी के कंधे पकड़े, पलटकर सीधा किया। उसकी आंखें बंद थी, इसलिए ये तो तय था कि उसे बेजान नहीं किया गया है, परंतु तब तो शायद मर गई है। जिनी, उठो, जागो, हैरी हताशा से हिलाते हुए बुदबुदाया। जिनी का सिर एक तरफ से दूसरी तरफ लटकता रहा। वो नहीं जागेगी। एक धीमी आवाज आई। हैरी उछल गया, घुटनों पर बैठे बैठे ही घूम गया। काले बालों वाला एक लंबा लड़का सबसे पास वाले खंबे से टिककर उसे देख रहा था। हैरी उसे धुंध भरी खिड़की से देख रहा था, परंतु पहचानने में गलती नहीं हो सकती थी। टॉम रिडल। रिडल ने सिर हिलाया, परंतु हैरी के चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटाई। वो नहीं जागेगी, इसे तुम्हारा क्या मतलब है? कहीं वो मर तो नहीं गई? हैरी ने हताशा से कहा। वो जिंदा है, परंतु बस जरा सी। हैरी ने उसे घूरा। टॉम रिडल हॉगवर्ट्स में 50 साल पहले पढ़ता था, परंतु धुंध भरी चमकती रोशनी के बीच वो खड़ा हुआ 16 साल से ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा था। क्या तुम भूत हो? हैरी ने अनिश्चितता से पूछा। एक याद जो डायरी में 50 साल से सुरक्षित है, रिडल ने शांति से जवाब दिया। उसने मूर्ति के विशाल अंगूठों के पास फर्श की तरफ इशारा किया। वहां एक छोटी सी काली डायरी खुली थी जो हैरी को मायूस मीना के बाथरूम में मिली थी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी टॉम, हैरी ने जिनी का सिर उठाते हुए कहा। हमें यहाँ से इसे बाहर ले जाना होगा। यहाँ काल दृष्टि नाम का सांप है। मैं नहीं जानता कहाँ है, परंतु वो किसी भी समय आ सकता है। मेहरबानी करके मेरी मदद करो। रिडल अपनी जगह से नहीं हिला। हैरी पसीना पसीना जिनी को फर्श से आधा उठाने में कामयाब हो गया था। छड़ी उठाने के लिए झुका, पर छड़ी जा चुकी थी। क्या तुमने मेरी छड़ी? उसने ऊपर देखा। रिडल हैरी की छड़ी को अपनी लंबी उंगलियों में घुमा रहा था। धन्यवाद, हैरी ने कहा और छड़ी लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। रिडल के मुंह के कोनों पर तिरछी मुस्कान थी। अलसाए अंदाज में छड़ी घुमाता रहा। सुनो, हमें यहाँ से निकलना होगा अगर काल दृष्टि आ गया, हैरी ने बेचैन होकर कहा, क्योंकि उसके घुटने जिनी के बोझ से झुक रहे थे। वो तब तक नहीं आएगा जब तक उसे ना बुलाया जाए, रिडल ने शांत स्वर में कहा। हैरी ने जिनी को दोबारा फर्श पर लटा दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? देखो, मुझे मेरी छड़ी दे दो, मुझे उसकी जरूरत पड़ सकती है। रिडल की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा क्या मतलब है जरूरत नहीं पड़ेगी? हैरी ने उसे घूरा। हैरी पॉटर, मैं काफी समय से इस पल का इंतजार कर रहा था, तुम्हें देखने के अवसर का, तुमसे बात करने का। मुझे नहीं लगता तुम स्थिति की गंभीरता को समझ रहे हो। हम रहस्यमयी तहखाने में हैं, ये बातें हम बाद में कर सकते हैं, हैरी ने अपना धैर्य खोते हुए कहा। ये बातें हम अभी करेंगे। उसने हैरी की छड़ी अपनी जेब में रख ली। हैरी ने उसकी तरफ घूरा। यहाँ कोई बहुत अजीब चीज हो रही थी। उसने धीमे से पूछा, जिनी का ये हाल कैसे हुआ? एक रोचक सवाल है, एक लंबी कहानी है। मैं समझता हूँ जिनी वीजली का ये हाल दरअसल इस वजह से हुआ कि उसने एक अदृश्य अजनबी के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया, अपने सारे रहस्य बता दिए। तुम क्या कह रहे हो? हैरी ने पूछा। डायरी, मेरी डायरी। जिनी कई महीनों से मेरी डायरी में लिख रही है। मुझे अपनी छोटी छोटी चिंताएं और दुखड़े बता रही है कि किस तरह उसके भाई उसे चिढ़ाते हैं।
किस तरह सेकंड हैंड दुशालों और किताबों के साथ वो स्कूल में आई है। उसे लगता है कि मशहूर और महान अच्छा हैरी पॉटर उसे कभी पसंद नहीं करेगा। रिडल की आंखों में चमक आ गई। उसकी आंखें हैरी के चेहरे से एक पल के लिए भी नहीं हटी। उनमें एक भूखा भाव था। एक 11 साल की लड़की की मूर्खतापूर्ण बचकानी समस्याओं को सुनना बहुत बोरियत का काम था, पर मैंने धैर्य रखा, जवाब दिया, सहानुभूति जताई, दया और ममता दिखाई। जिनी को मुझसे लगाव हो गया। उससे बात करने के लिए एक डायरी मिल गई थी, एक दोस्त की तरह जिसे वो अपनी जेब में रखकर घूम सकती थी। रिडल एक तीखी ठंडी हंसी हंसा जो अच्छी नहीं लग रही थी। अगर अपने बारे में कहूँ तो मैं हमेशा लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहा हूँ। इसलिए जिनी ने मेरे सामने अपनी आत्मा निकाल कर रख दी। उसकी आत्मा ठीक वैसी ही थी जिसकी मुझे जरूरत थी। मुझे उसके सबसे गहरे डरों में और सबसे अंधेरे रहस्यों की खुराक से शक्ति मिली। मैं ताकतवर बन गया, जिनी से बहुत ज्यादा ताकतवर। अब मैं उसे अपने रहस्यों की खुराक देने लगा, उसकी आत्मा में अपनी आत्मा डालने लगा। तुम्हारा क्या मतलब है? हैरी ने कहा। उसका मुंह सूख गया था। रिडल ने धीमे से कहा, क्या तुम समझ नहीं पाए हैरी पॉटर? जिनी वीजली ने रहस्यमयी तहखाना खोला। उसी ने स्कूल के मुर्गों की हत्या की, दीवारों पर चेतावनी भरे संदेश लिखे और 4 बदजातों और फिल्च की बिल्ली पर नाग शक्ति का सांप छोड़ा। नहीं, हैरी फुसफुसाया। हाँ, जाहिर है पहले तो जिनी ये नहीं जानती थी वो क्या कर रही है। ये बहुत मजेदार था। काश तुम डायरी में लिखी उसकी बातें पढ़ सकते। वो दिलचस्प हो गई थी। उसने उन्हें सुनाते हुए हैरी का दहशत भरा चेहरा देखा। प्रिय टॉम, मैं सोचती हूँ मेरी याददाश्त जा रही है। मेरे कपड़ों पर मुर्गे के पंख लगे हैं, मैं नहीं जानती कैसे आए। प्रिय टॉम, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ कि हैलोवीन की रात को मैंने क्या किया, परंतु एक बिल्ली पर हमला हुआ था और मेरे कपड़ों के अगले हिस्से पर रंग लगा था। प्रिय टॉम, पर्सी मुझे कहता है कि मैं पीली दिख रही हूँ और बदल गई हूँ। आज एक और हमला हुआ और मैं नहीं जानती मैं उस समय कहाँ थी। टॉम, मैं क्या करूँ? मुझे लगता है मैं पागल हो रही हूँ। टॉम, मुझे लगता है मैं ही सब हमले कर रही हूँ। हैरी की मुट्ठियां भिज गईं, उसके नाखून हथेलियों की गहराई में धंस गए। रिडल बोला, मूर्ख जिनी को अपनी डायरी पर शक होने में समय लग गया, परंतु उसे शक हो गया। उसने पीछा छुड़ाने की कोशिश की। यहाँ पर तुम सामने आ गए हैरी, ये डायरी तुम्हें मिल गई। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती थी? तुम ही तो थे जिससे मैं मिलने के लिए सबसे ज्यादा बेताब था। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? हैरी के शरीर में गुस्सा बह रहा था। उसने अपनी आवाज को सामान्य रखने के लिए कोशिश की। देखो हैरी, जिनी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया था। मैं जानता था कि मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा बातें मालूम करना होंगी। अगर संभव हो तो मिलना होगा। इसलिए तुम्हारा विश्वास हासिल करने के लिए मैंने उस महामूर्ख हैग्रिड को पकड़वाने वाली मेरी मशहूर याद को दिखाने का फैसला किया। हैग्रिड मेरा दोस्त है और तुमने उसे फंसाया है ना? मुझे लगा था कि तुमसे गलती हुई थी, परंतु रिडल एक बार फिर जोर से हंसा। हैरी, मेरी तरफ मेरी बात का वजन था और दूसरी तरफ हैग्रिड की बात का। तुम कल्पना कर सकते हो ये मामला बूढ़े आर्मांडो डिपेट को कैसा दिखा होगा? एक तरफ तो टॉम रिडल, गरीब परंतु प्रतिभाशाली, अनाथ परंतु बहादुर स्कूल का प्रीफेक्ट, आदर्श विद्यार्थी। दूसरी तरफ था भीमकाय, हमेशा गलतियां करने वाला हैग्रिड जो हर दूसरे सप्ताह संकट में होता था। अपने पलंग के नीचे आदम भेड़ियों को पालने की कोशिश करता था। दैत्यों के साथ कुश्ती करने के लिए चुपके से अंधेरे जंगल में जाता था। परंतु मैं स्वीकार करता हूँ कि जितनी अच्छी तरह से ये योजना कामयाब हुई उससे मैं खुद भी हैरान था। मुझे लग गया था कि किसी को यह एहसास होगा कि हैग्रिड नाग शक्ति का वारिस नहीं हो सकता। रहस्यमयी तहखाने के बारे में सब कुछ पता करने में और गोपनीय प्रवेश द्वार खोजने में मुझे 5 साल लग गए थे। सिर्फ रूप परिवर्तन के टीचर डम्बलडोर ही थे जो हैग्रिड को निर्दोष मानते थे। उन्होंने डिपेट को राजी कर लिया कि हैग्रिड को हॉगवर्ट्स से बाहर न निकालें, उसे गेम कीपर बनने का प्रशिक्षण दें। हाँ, मैं सोचता हूँ डम्बलडोर को शायद अंदाजा था। मुझे लगता है डम्बलडोर मुझे कभी पसंद नहीं करते थे जितना बाकी टीचर मुझे पसंद करते थे। मैं शर्त लगा सकता हूँ डम्बलडोर ने तुम्हारी असलियत जान ली थी, हैरी ने कहा। उसके दांत किटकिटा रहे थे। रिडल लापरवाही से बोला, देखो, निश्चित रूप से हैग्रिड को स्कूल से निकालने के बाद उन्होंने मुझ पर चिढ़ाने वाली पैनी नजर रखी थी। मैं जानता था मैं जब तक स्कूल में हूँ तहखाने को दोबारा खोलना सुरक्षित नहीं है, परंतु मैं उन लंबे सालों को बर्बाद नहीं करना चाहता था जो मैंने इसकी खोज में लगाए थे। इसलिए मैंने अपने पीछे एक डायरी छोड़ने का फैसला किया
जो अपने पन्नों में मेरी 16 साल की उम्र की याद को सुरक्षित रखे ताकि मेरी किस्मत साथ दे, तो किसी दिन मैं किसी दूसरे को अपने पीछे राह दिखा सकूं और नागेश नाग शक्ति के महान काम को पूरा कर सकूं। परंतु तुम उस काम को पूरा नहीं कर पाए। इस बार कोई नहीं मरा, बिल्ली भी नहीं। कुछ ही घंटों में मंत्र कवच काढ़ा तैयार हो जाएगा और बेजान लोग ठीक हो जाएंगे। हैरी ने विजयी भाव से कहा। बदजातों को मारना मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। पिछले कुछ महीनों से मेरा नया निशाना हो तुम, रिडल ने धीमे से कहा। हैरी ने घूर कर देखा। कल्पना करो मुझे कितना गुस्सा आया होगा जब अगली बार मेरी डायरी खुली और उसमें तुम नहीं बल्कि जिनी लिख रही थी। उसने तुम्हारे पास डायरी देखी, वो दहशत में आ गई। उसने सोचा अगर तुम्हें पता चल गया कि डायरी कैसे काम करती है और अगर मैंने उसके सारे रहस्य तुम्हें बता दिए तो क्या होगा। इससे भी बुरी बात यह कि अगर मैंने ये बता दिया कि मुर्गों की हत्या कौन कर रहा है तो क्या होगा। मूर्ख लड़की ने तुम्हारे कमरे के खाली होने का इंतजार किया और डायरी चुरा ली। मैं जानता था कि तुम इस रहस्य को सुलझाने के लिए किसी भी हद तक चले जाओगे, खासकर जब तुम्हारे किसी अच्छे दोस्त पर हमला हो। और जिनी ने मुझे ये भी बताया था कि पूरे स्कूल में तहलका मचा हुआ है क्योंकि तुम सर्प भाषा बोल सकते हो। इसलिए मैंने जिनी से दीवार पर उसका खुद का विदाई संदेश लिखवाया, उसे यहाँ नीचे आकर इंतजार करने के लिए मजबूर किया। उसने संघर्ष किया, वो बहुत रोई, बहुत बोर करने लगी, परंतु उसमें अब ज्यादा जान नहीं बची है। उसने डायरी में यानी मुझ में कुछ ज्यादा जान डाल दी है। जब से वो यहाँ आई है तब से मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं जानता था कि तुम आओगे हैरी पॉटर। मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। किस तरह के सवाल? हैरी ने थूक उड़ाते हुए कहा। उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थी। देखो, ये कैसे संभव हुआ कि एक बच्चे ने किसी असाधारण जादुई प्रतिभा के बिना दुनिया के सबसे महान जादूगर को हरा दिया? तुम सिर्फ एक निशान के साथ कैसे बच गए जबकि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की सारी शक्तियां नष्ट हो गई? उसकी भूखी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक थी। तुम्हें क्यों परवाह है कि मैं कैसे बचा? वोल्डेमॉर्ट तुम्हारे समय के बाद आया है, हैरी ने धीमे से कहा। हैरी पॉटर, वोल्डेमॉर्ट मेरा अतीत, वर्तमान और भविष्य है। उसने अपनी जेब से हैरी की छड़ी निकाली, हवा में घुमाई। 3 शब्द उभर आए, टॉम, मार्वोलो, रिडल। उसने एक बार फिर छड़ी घुमाई। उसके नाम के शब्दों से अक्षर निकलकर जगह बदलने लगे। आई एम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, रिडल फुसफुसाया। इस नाम का प्रयोग मैं हॉगवर्ट्स में पहले से कर रहा था, जाहिर है सिर्फ अपने अंतरंग मित्रों के बीच। तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा के लिए अपने गंदे मगलू पिता के नाम का प्रयोग करता, जिसके शरीर में अपनी माँ के खानदान की तरफ से खुद नागेश नाग शक्ति का खून बह रहा था? मैं एक बुरे सामान्य से मगलू का नाम क्यों रखूं जिसने मुझे पैदा होने से पहले छोड़ दिया था, इसलिए कि उसे ये पता चल गया था कि उसकी पत्नी एक जादूगरनी थी? नहीं हैरी, मैंने खुद के लिए एक नया नाम इजाद किया। मैं जानता था एक ऐसा वक्त आएगा जब मैं दुनिया का सबसे महान जादूगर बन जाऊंगा, इसलिए मेरा नाम ऐसा होना चाहिए था कि जादूगर मेरा नाम लेने से डरें। ऐसा लग रहा था जैसे हैरी के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। वो स्तब्ध होकर रिडल को देख रहा था, उस अनाथ लड़के को जो बड़ा होकर हैरी के माता पिता और बहुत से अन्य लोगों की हत्या करे। तुम नहीं हो, तुम नहीं हो। उसकी शांत आवाज नफरत से भरी थी। क्या नहीं हूं? रिडल ने पलट कर पूछा। तुम दुनिया के सबसे महान जादूगर नहीं हो। तुम्हें निराश करने के लिए माफी चाहता हूँ, परंतु दुनिया के सबसे महान जादूगर एल्बस डम्बलडोर हैं। सब यही कहते हैं, यहाँ तक कि जब तुम ताकतवर थे तब भी हॉगवर्ट्स पर कब्जा करने की हिम्मत तुम्हारी नहीं थी। जब तुम स्कूल में थे तभी से डम्बलडोर ने तुम्हारी असलियत भांप ली थी और तुम्हें उनसे अब भी डर लगता है, चाहे तुम आजकल जहाँ भी छुपे हो। रिडल के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। डम्बलडोर को इस महल से भगाने के लिए मेरी याद ही काफी है, उसने फुफकारते हुए कहा। वे उतनी दूर नहीं गए हैं जितना तुम सोचते हो। वो बिना किसी उद्देश्य के बोल रहा था, रिडल को डराना चाहता था। वो अपनी कही बातों को सच मानना चाहता था, भले ही उस पर विश्वास न हो। रिडल ने अपना मुंह खोला, परंतु अचानक रुक गया। कहीं से संगीत सुनाई दे रहा था। रिडल पलटकर खाली तहखाने में घूरने लगा। संगीत तेज होता जा रहा था। यह अलौकिक, सिहराने वाला और डरावना था। हैरी के सिर के बाल खड़े हो गए। हंस के आकार का एक बैंगनी लाल पक्षी तहखाने की छत की तरफ चोंच करके अपना अजीब संगीत सुना रहा था। उसकी चमकती सुनहरी पूंछ थी जो मोर की पूंछ जितनी लंबी थी। अपने चमकदार सुनहरे पंजों में उसने एक फटी पुरानी पोटली पकड़ रखी थी। पक्षी सीधे हैरी की तरफ आया।
जिस फटी पुरानी पोटली को वो अपने पंजों में पकड़े था गिरा दिया। फिर वो जोर से उसके कंधे पर बैठ गया। जब उसने अपने बड़े पंख समेटे तो हैरी ने ऊपर देखा। उसे एक लंबी सुनहरी चोंच और मनकेदार काली आंखें दिखाई दी। पक्षी ने गाना बंद कर दिया। उसका शरीर गर्म था। वो हैरी की गाल से चिपक कर बैठा रहा, रिडल को घूरता रहा। ये तो फिनिक्स है, रिडल ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा। ज्वाला? हैरी ने सांस खींची। उसे महसूस हुआ पक्षी के सुनहरे पंजे उसके कंधे को हल्के से दबा रहे हैं। और वो तो स्कूल की पुरानी बोलती टोपी है जो ज्वाला ने गिराई थी। वो सचमुच टोपी थी। फटी, गंदी और पैबंद लगी टोपी हैरी के पैरों के पास पड़ी थी। रिडल हंसने लगा, जोर से हंसा। अंधेरे तहखाने में उसकी आवाज इतनी तेजी से गूंजी जैसे 10 रिडल एक साथ हंस रहे हों। तो डंबलडोर ने अपने रक्षक के लिए ये भेजा है, एक गाने वाली चिड़िया और एक पुरानी टोपी। तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई हैरी पॉटर, तुम सुरक्षित अनुभव कर रहे हो? हैरी ने जवाब नहीं दिया, परंतु अब वो अकेला नहीं था। उसने बढ़ती हिम्मत के साथ रिडल की हंसी थमने का इंतजार किया। अब काम की बात करें हैरी। रिडल के पास छड़ी थी, हैरी के पास ज्वाला और बोलती टोपी, जिनसे लड़ाई में कोई खास मदद नहीं मिल सकती थी। स्थिति बुरी दिख रही थी, परंतु जितनी देर तक रिडल वहां रहेगा जिनी के शरीर में जीवन उतना कम होता जाएगा। इस दौरान हैरी ने अचानक देखा, समय बीतने के साथ रिडल की आकृति ज्यादा स्पष्ट और ठोस हो रही थी। अगर उसके और रिडल के बीच लड़ाई होना है तो जल्दी शुरू हो जाए, बेहतर है। कोई नहीं जानता था जब तुमने मुझ पर हमला किया तो तुम्हारी शक्तियां क्यों चली गईं? हैरी ने तत्परता से कहा। मैं खुद नहीं जानता, परंतु ये जरूर मानता हूँ कि तुम मुझे क्यों नहीं मार पाए। मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दी थी। मेरी सामान्य मगलूमा, उसकी वजह से तुम मुझे नहीं मार पाए। जब मैंने तुम्हें पिछले साल देखा तो मुझे तुम्हारा असली रूप दिखा। तुम एक खंडहर थे, मुश्किल से जिंदा। तुम्हारी सारी शक्तियों के बावजूद तुम इस हाल में पहुंच गए हो। तुम छुपे हुए हो, बदसूरत हो, बुरे हो। रिडल का चेहरा ऐंठने लगा। वो मजबूरी में अपने चेहरे पर एक भयानक मुस्कान लाया। तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दी? हाँ, ये एक सशक्त मंत्र विरोधी उपाय है। मैं अब समझ सकता हूँ, आखिरकार तुम में कोई खास बात नहीं। देखो, मैं हैरान हो रहा था क्योंकि हम दोनों में अजीब सी समानताएं हैं हैरी पॉटर। तुमने महसूस किया होगा, हम दोनों आधे जादूगर खून के हैं। हम दोनों अनाथ हैं जिन्हें मगलुओं ने पाला है, और शायद महान नाग शक्ति के बाद हॉगवर्ट्स में आने वाले इकलौते सर्पभाषी भी। कुछ हद तक एक जैसे दिखते भी हैं, परंतु जो भी हो, ये सिर्फ संयोग था जिसने तुम्हें मेरे हाथों से बचा लिया। मैं यही जानना चाहता था। हैरी तनाव में खड़ा था और रिडल के छड़ी उठाने का इंतजार कर रहा था, परंतु रिडल की विकृत मुस्कान दोबारा चौड़ी होती जा रही। हैरी, मैं तुम्हें एक छोटा सा सबक सिखाने वाला हूँ। हम नागेश नाग शक्ति के वारिस लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की शक्तियों का मुकाबला मशहूर हैरी पॉटर से कराते हैं, जिसके पास वे सर्वश्रेष्ठ हथियार हैं जो डंबलडोर उसे दे सकते हैं। उसने ज्वाला और बोलती टोपी को दिलचस्पी से देखा और दूर चला गया। हैरी ने देखा, रिडल ऊंचे खंभों के बीच जाकर रुक गया। नागेश नाग शक्ति के पत्थर के चेहरे की तरफ देखने लगा जो उसके ऊपर आधे अंधेरे में था। रिडल ने मुंह खोला और फुफकारा। हैरी समझ गया वो क्या कह रहा था। मुझसे बात करो नाग शक्ति, हॉगवर्ट्स के चारों संस्थापकों में सबसे महान। हैरी मूर्ति की तरफ देखने के लिए घूमा। ज्वाला उसके कंधे पर हिल रहा था। नाग शक्ति का पत्थर का दैत्याकार चेहरा हिल रहा था। दहशत से हैरी ने उसका मुंह खुलते देखा। वो चौड़ा होता चला गया, उसमें एक काला छेद बन गया। मूर्ति के मुंह में कोई चीज हिल रही थी, कोई चीज उसकी गहराइयों से फिसलती हुई बाहर आ रही थी। हैरी पीछे हटता चला गया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली तो उसने ज्वाला के उड़ते समय अपने गाल पर उसके पंख टकराने का एहसास किया। हैरी चिल्लाना चाहता था, मुझे छोड़कर मत जाओ, परंतु सर्पों के सम्राट काल दृष्टि के सामने एक फीनिक्स क्या कर सकता था। तहखाने के पथरीले फर्श पर कोई बड़ी चीज टकराई। हैरी ने महसूस किया कि फर्श कांप गया था। वो जानता था कि क्या हो रहा है। एक तरह से अपने मन में वो नाग शक्ति के मुंह से निकलने वाले विशाल सर्प को कुंडली खोलते हुए देख सकता था। फिर उसने रिडल के फुफकारने की आवाज सुनी, उसे मार डालो। काल दृष्टि हैरी की तरफ बढ़ने लगा। हैरी को काल दृष्टि के भारी शरीर के फर्श पर लहरा कर फिसलने की आवाज सुनाई दी। हैरी ने आंखें बंद कर रखी थी, इसके बावजूद वो अंधों की तरह इधर उधर भागने लगा। उसके हाथ फैले हुए थे,
वो रास्ते को टटोल रहा था। रिडल हंस रहा था। हैरी गिर गया। उसे अपने ही खून का स्वाद आया। सांप उससे कुछ फुट दूर था। हैरी को उसके करीब आने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अपने ठीक ऊपर तेज विस्फोटक चिंगारियां निकलने की आवाज सुनाई दी और किसी भारी चीज ने हैरी को इतनी कसकर मारा कि वो दीवार से टकरा गया। उसने बेतहाशा फुफकार सुनी। कोई चीज खंभों पर लगातार टकरा रही थी। उसे सब्र नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें खोल दी ताकि वो ये देख सके क्या हो रहा है। चमकीला, जहरीला, हरा, बलूत के तने की तरह मोटा विशाल सांप हवा में फन फैलाए खड़ा था। उसका बड़ा और भोतरा सिर खंभों के बीच में शराबियों की तरह लहरा रहा था। हैरी कांप रहा था। अगर सांप अचानक मुड़ जाए तो वो अपनी आंखें बंद करने के लिए तैयार था। तभी उसने देखा कि सांप का ध्यान किसी चीज ने भटकाया था। ज्वाला काल दृष्टि के सिर के ऊपर उड़ रहा था और काल दृष्टि अपने तलवार जैसे लंबे और नुकीले दांतों से उस पर गुस्से में प्रहार करने की कोशिश कर रहा था। ज्वाला ने गोता लगाया। उसकी लंबी सुनहरी चोंच नजरों से ओझल हो गई और अचानक फर्श काले खून से नहा गया। सांप ने अपनी पूंछ जमीन पर जोर से पटकी। हैरी बाल बाल बचा। सांप पलट गया। हैरी की निगाह इसके चेहरे पर गई। उसने देखा ज्वाला ने सांप की दोनों बड़ी आंखें फोड़ डाली हैं। फर्श पर खून की धारा बह रही थी। सांप दर्द से कराह रहा था। नहीं, पक्षी को छोड़ दो, पक्षी को छोड़ दो। लड़का तुम्हारे पीछे है। तुम उसे सूंघ सकते हो। उसे मार डालो। हैरी ने रिडल के चीखने की आवाज सुनी। सांप लहराया। वो दुविधा में था परंतु घातक था। ज्वाला उसके सिर के ऊपर चक्कर लगा रहा था और अलौकिक गीत गा रहा था। काल दृष्टि की फूटी आंखों से लगातार खून बह रहा था और उसकी पपड़ीदार नाक पर ज्वाला यहाँ वहां चोंच मार रही। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, कोई तो करो। हैरी हताशा में बुदबुदाया। सांप ने अपनी पूंछ फिर से पटकी। हैरी झुक गया। कोई चीज उसके चेहरे से टकराई। काल दृष्टि ने बोलती टोपी को उछालकर हैरी के हाथ में पहुंचा दिया था। हैरी ने उसे पकड़ लिया। उसके पास अब बस यही थी उसका इकलौता अवसर। उसने टोपी अपने सिर पर लगाई। जब काल दृष्टि की पूंछ उसके ऊपर दोबारा घूमी तो उसने खुद को फर्श पर सीधा फेंक दिया। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। हैरी ने सोचा। उसकी आंखें टोपी के नीचे बंद थी। मेहरबानी करके मेरी मदद करो। जवाब में कोई आवाज नहीं आई। इसके बजाय टोपी सिकुड़ गई जैसे कोई अदृश्य हाथ इसे कसकर दबा रहा हो। कोई बहुत सख्त और भारी चीज हैरी के सिर पर गिरी। वो लगभग बेहोश हो गया। उसकी आंखों के सामने सितारे नाचने लगे। जब उसने टोपी उतारने के लिए इसके ऊपरी सिरे को पकड़ा तो उसने महसूस किया इसके नीचे कोई लंबी और सख्त चीज है। टोपी के अंदर से चांदी की एक चमकती हुई तलवार निकल आई। इसकी मूठ पर अंडे बड़े जितने माणिक रत्न चमक रहे थे। लड़के को मार डालो, पक्षी को छोड़ दो। लड़का तुम्हारे पीछे है। अपनी नाक का इस्तेमाल करो, उसे सूंघो। हैरी अपने पैरों पर तैयार खड़ा था। जब काल दृष्टि उसका सामना करने के लिए मुड़ा तो उसका सिर नीचे आ रहा था। शरीर कुंडलियां बना रहा था और खंभों पर प्रहार कर रहा था। हैरी उसकी खूनी आंखों के बड़े कटोरों को देख सकता था। उसके मुंह को चौड़ा खुलते देखा, जो इतना चौड़ा था कि उसे साबूत निकल सकता था। उसके दांत उतने लंबे थे जितनी की ये तलवार। नुकीले, चमकते, जहरीले दांत। वो अंधेपन की स्थिति में भी झपटा। हैरी बचा और सांप का मुंह तहखाने की दीवार से टकराया। वो एक बार फिर झपटा। उसकी जीभ हैरी के बाजू को छूती हुई निकल गई। हैरी ने तलवार दोनों हाथों में पकड़कर उठा ली। काल दृष्टि एक बार फिर झपटा। इस बार उसका निशाना सही था। हैरी ने तलवार के पीछे अपना पूरा वजन लगा दिया और उसे मूठ तक सांप के मुंह की छत पर ठूस दिया। हैरी के हाथ गर्म खून में नहा गए तो उसे अपनी कोहनी के ठीक ऊपर तेज दर्द हुआ। एक लंबा जहरीला दांत उसकी बाह की गहराई में धंस रहा था। जब काल दृष्टि छटपटाते हुए फर्श पर गिरा तो दांत काल दृष्टि के मुंह से टूटकर हैरी के शरीर में गड़ा रह गया। हैरी दीवार से लुढ़क गया। उसने उस दांत को पकड़ा जो शरीर में जहर फैला रहा था। खींचकर बाह से बाहर निकाला, परंतु वो जानता था देर हो चुकी है। सफेद गर्म दर्द धीरे धीरे परंतु लगातार घाव वाली जगह से पूरे शरीर पर फैल रहा। उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई। कोई लाल चीज पास से गुजरी। हैरी ने अपने पास पंजों से हल्की खटर पटर सुनी। ज्वाला, हैरी ने भर्राए गले से कहा, तुमने तो कमाल कर दिया। उसने महसूस किया पक्षी ने अपना सुंदर सिर वहां रखा है जहां सांप का दांत गड़ा था। उसे गूंजते कदमों की आहट सुनाई दी और एक अंधेरी छाया उसके सामने हिली। रिडल की आवाज आई, तुम मर चुके हो हैरी पॉटर, सचमुच मर चुके हो। यहाँ तक कि डंबलडोर का पक्षी भी जानता है। तुम्हें पता है पॉटर, तू क्या कर रहा है? वो रो रहा है।
हैरी ने पलकें झपकाई। ज्वाला का सिर उसे कभी धुंधला तो कभी साफ दिख रहा था। उसके चमकदार पंखों से मोती जैसे मोटे आंसू फिसल रहे थे। हैरी पॉटर, मैं तुम्हें मरते हुए देखूंगा। आराम से मरो, मैं इंतजार करूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं। हैरी को नींद आ रही थी। उसे अपने चारों तरफ की चीज घूमती हुई लग रही थी। उसके कानों में रिडल की दूर से आती आवाज पड़ी। तो इस तरह मशहूर हैरी पॉटर का अंत हुआ, रहस्यमयी तहखाने में अकेले। उसके सब मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया। आखिरकार लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने उसे हरा दिया, जिसने तुम जल्दी ही अपनी प्यारी बदजात माँ के पास पहुंच जाओगे। हैरी, उसने तुम्हारे लिए 12 साल का समय उधार लिया था, परंतु लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने तुम्हें मार डाला। तुम जानते हो कि ये होना ही था। हैरी ने सोचा अगर मरना है तो ये उतना बुरा नहीं था। दर्द कम हो रहा था, परंतु क्या वो मर रहा है? काला होने के बजाय तहखाना दोबारा ठीक से दिखाई देने लगा। हैरी ने अपने सिर को हल्का सा झटका दिया। वहां पर उसे ज्वाला दिखा, जो हैरी की बाह पर सिर टिकाए था। उसके मोती जैसे आंसू हैरी के जख्म के चारों तरफ चमक रहे थे, सिवाय इस बात के कि जख्म अब गायब हो चुका था। अचानक रिडल की आवाज आई, दूर हटो पक्षी, उससे दूर हटो, मैंने कहा दूर हटो। हैरी ने सिर उठाया। रिडल हैरी की छड़ी ज्वाला की तरफ घुमा रहा था। बंदूक चलने जैसा धमाका हुआ और ज्वाला ने एक बार फिर सुनहरे और लाल झोंके की तरह उड़ान भरी। फिनिक्स के आंसू, रिडल ने शांति से हैरी की तरफ घूरते हुए कहा। जाहिर है घाव भरने की शक्ति मैं भूल गया था। उसने हैरी की आंखों में आंखें डालकर कहा, परंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल मुझे यही तरीका ज्यादा पसंद है। सिर्फ तुम और मैं हैरी पॉटर, तुम और मैं। उसने अपनी छड़ी उठाई, तभी पंखों की तेज खड़खड़ाहट के साथ ज्वाला उसके सिर के ऊपर वापस आया। उसने हैरी की गोद में एक चीज गिरा दी, डायरी। एक पल के लिए हैरी उसे घूरता रहा, रिडल भी, जिसने छड़ी उठा रखी थी। फिर बिना सोचे बिना विचारे जैसे शुरू से वो ये काम करना चाहता था, हैरी ने अपने पास फर्श पर पड़े काल दृष्टि के दांत को उठाया और डायरी के बीच में गाड़ दिया। एक लंबी भयानक दर्द भरी चीख निकली। डायरी से स्याही की बाढ़ धाराओं में निकल पड़ी। स्याही में हैरी के हाथ नहा गए, फर्श पर बाढ़ आ गई। रिडल छटपटा रहा था, अकड़ रहा था, चीख रहा था और फिर वो गायब हो गया। हैरी की छड़ी खट की आवाज के साथ फर्श पर गिर पड़ी। तहखाने में खामोशी छा गई। सिर्फ स्याही की टप टप की आवाज आ रही थी जो डायरी से निकल रही थी। काल दृष्टि के दांत का जहर डायरी के बीच के छेद को अब भी जला रहा। बुरी तरह कांपते हुए हैरी जैसे तैसे खड़ा हुआ। उसका सिर घूम रहा था जैसे वो छू पाउडर से मीलों का सफर करके आ रहा हो। धीरे धीरे उसने अपनी छड़ी और बोलती टोपी उठाई और एक जोरदार झटके के साथ चमकती हुई तलवार काल दृष्टि के मुंह की छत से बाहर खींच ली। तहखाने के कोने से किसी के कराहने की आवाज आई। चीनी हिल रही थी। हैरी उसके पास पहुंच गया तो वो बैठ गई। उसने हैरानी से मरे हुए काल दृष्टि के विशाल शरीर को देखा, फिर खून से सने कपड़े पहने हैरी को और उसके हाथ में डायरी को। इसके बाद उसने एक लंबी कपकपाने वाली गहरी सांस अंदर खींची। उसके आंखों पर आंसू। हैरी, मैंने तुम्हें नाश्ते के वक्त बताने की कोशिश की थी, परंतु मैं पर्सी के सामने ये बात नहीं कह सकती थी। वो मैं थी हैरी, मैं कसम खाती हूँ, मैं ये नहीं करना चाहती थी। रिडल ने मुझसे जबरदस्ती काम कराया, वो मुझ पर हावी हो गया था। तुमने उस भयानक जानवर को कैसे मारा? रिडल कहाँ है? आखिरी चीज जो मुझे याद है वो ये कि रिडल अपनी डायरी में से बाहर निकल रहा था। सब कुछ ठीक है। हैरी ने डायरी उठाई और जिनी को उसमें जहरीले दांत का छेद दिखाया। रिडल खत्म हो गया है और काल दृष्टि भी। चलो जिनी, बाहर चलते हैं। जब हैरी ने खड़े होने में जिनी की मदद की तो वो रोने लगी। मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जब से बिल हॉगवर्ट्स आया था तभी से मैं यहाँ आने का सपना देख रही थी। अब मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। मम्मी डैडी क्या कहेंगे? ज्वाला तहखाने के प्रवेश द्वार पर मंडराते हुए इंतजार कर रहा था। हैरी ने जिनी को आगे बढ़ने का इशारा किया। वे मरे हुए काल दृष्टि की बेजान कुंडलियों को लांघते हुए आगे बढ़ गए। हैरी ने सुना कि उनके निकलने के बाद पत्थर का दरवाजा हल्की फुफकार के साथ बंद हो गया। कुछ मिनट तक अंधेरी सुरंग में चलने के बाद हैरी को दूर से चट्टान खिसकने की धीमी धीमी आवाजें आईं। रॉन! जिनी ठीक है, मैं उसे साथ ले आया हूँ, हैरी तेजी से चलते हुए चीखा। उसे रॉन की तालियों की आवाज सुनाई पड़ी। वो
जब वे अगला मोड़ मुड़े तो रॉन का उत्सुक चेहरा एक बड़े छेद से झांकता दिख रहा था। रॉन गिरी हुई चट्टान में पर्याप्त बड़ा छेद बनाने में सफल हो गया था। जिनी! रॉन ने चट्टान में बने छेद में अपना हाथ बढ़ाया ताकि उसे पहले अंदर खींच ले। तुम जिंदा हो, मुझे यकीन नहीं होता, क्या हुआ था? उसने जिनी को गले लगाने की कोशिश की, परंतु जिनी उससे दूर सुबकती रही। अब तुम ठीक हो जिनी, सब खत्म हो चुका है, रॉन मुस्कुराते हुए बोला। ये पक्षी कहाँ से आया? जिनी के पीछे पीछे ज्वाला भी छेद में से अंदर उड़कर आ गया था। ये डंबलडोर का है, हैरी ने अंदर घुसते हुए कहा। रॉन ने हैरी के हाथ में चमकती तलवार देखी, आश्चर्य से कहा, तुम्हारे हाथ में ये तलवार कहाँ से आ गई? हैरी ने कनखियों से जिनी की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हें सब बता दूंगा, परंतु बाद में। उसे लगा रॉन को ये बताना अच्छा नहीं रहेगा कि तहखाना कौन खोल रहा था, कम से कम जिनी के सामने तो नहीं। लॉकहार्ट कहाँ है? पीछे, वहां पर, रॉन ने मुस्कुराते हुए अपने सिर को पीछे झटका दिया। वो पाइप और सुरंग के ऊपर वाले हिस्से की तरफ इशारा कर रहा था। उसकी हालत खराब है, आओ खुद देख लो। ज्वाला के पीछे पीछे, जिसके चौड़े लाल पंखों में से अंधेरे में भी हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी, वो पाइप के मुंह की तरफ वापस चले गए। गिलरॉय लॉकहार्ट बैठा हुआ आराम से गुनगुना रहा था। उसकी याददाश्त चली गई है, याददाश्त भुलाने वाला मंत्र उलट गया है। उसे जरा भी पता नहीं कि वो कौन है, कहाँ है, या हम कौन हैं। मैंने उसे यहाँ रुकने और इंतजार करने के लिए कहा था, वो खुद के लिए खतरा बन गया है। लॉकहार्ट ने अच्छे भाव से उन सबको देखा। हेलो, ये थोड़ी अजीब जगह है ना? क्या तुम यहाँ रहते हो? उसने कहा। नहीं, रॉन ने हैरी की तरफ भुएं उठाते हुए कहा। फिर उसने रॉन से पूछा, तुमने क्या सोचा है, हम ऊपर कैसे पहुंचेंगे? रॉन ने अपना सिर हिलाया, परंतु ज्वाला हैरी के आसपास मंडरा रहा था। अब उसके सामने पंख फड़फड़ा रहा था, उसकी मन के दार आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वो अपनी पूंछ के लंबे सुनहरे पंख लहरा रहा था। हैरी ने अनिश्चितता से उसकी तरफ देखा। ऐसा लगता है वो चाहता है कि तुम उसे पकड़ लो, परेशान दिखते हुए रॉन ने कहा। परंतु तुम तो इतने भारी हो, एक पक्षी तुम्हें ऊपर कैसे ले जा सकता है? हैरी बोला, ज्वाला कोई साधारण पक्षी नहीं है। वो तेजी से दूसरों की तरफ मुड़ा। हमें एक दूसरे को पकड़ना होगा। जिनी, रॉन का हाथ पकड़ लो। प्रोफेसर लॉकहार्ट, वो तुमसे कुछ कह रहा है, रॉन ने तेजी से लॉकहार्ट से कहा। तुम जिनी का दूसरा हाथ पकड़ लो। हैरी ने तलवार और बोलती टोपी अपने बेल्ट में खोसी। रॉन ने हैरी के कपड़ों का सिरा पकड़ा और हैरी ने आगे बढ़कर ज्वाला की पूंछ के गर्म पंख पकड़ लिए। उसका पूरा शरीर असाधारण रूप से हल्का हो गया और अगले ही पल एक झटके के साथ वे पाइप में ऊपर की तरफ उड़ने लगे। हैरी सुन सकता था। लॉकहार्ट नीचे से कह रहे थे, अद्भुत, अद्भुत, ये तो जादू की तरह लगता है। ठंडी हवा हैरी के बालों को उड़ा रही थी। इससे पहले कि वो यात्रा का आनंद लेते, यात्रा खत्म हो गई। चारों मायूस मीना के बाथरूम के गीले फर्श पर उतर गए तो वह सिंक जिसमें पाइप बिछा था दोबारा अपनी जगह पर खिसक गया। मीना ने उन्हें आंखें फाड़ कर देखा। बड़े निराश भाव से उसने हैरी से कहा, तुम जिंदा हो? हैरी ने अपने चश्मे से खून और कीचड़ के छींटे पोंछते हुए थोड़े कठोर स्वर में कहा, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। ओह अच्छा, मैं तो सोच रही थी कि अगर तुम मर जाते तो तुम मेरे साथ टॉयलेट में रह सकते थे। मायूस मीना का चेहरा शर्म के मारे सफेद हो गया। जब वे बाथरूम से बाहर निकले तो रॉन बोला, हैरी, मुझे लगता है मीना तुम्हें पसंद करने लगी है। जिनी, अब तुम्हें मीना से टक्कर लेनी होगी। परंतु जिनी के खामोश चेहरे पर आंसू बह रहे थे। रॉन ने जिनी की तरफ चिंता भरी निगाह डालते हुए पूछा, अब कहाँ? हैरी ने इशारा किया। ज्वाला गलियारे में सुनहरी चमक फेंकता हुआ आगे आगे जा रहा था। वे उसके पीछे पीछे चल दिए। कुछ पल बाद वे प्रोफेसर मैगोनिकल के ऑफिस के बाहर थे। हैरी ने दस्तक दी, धक्का देकर दरवाजा खोला।